नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आज पीएम मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई अलग देशों से बौद्ध भिक्षुक भी आए। विदेशों से करीब 171 प्रतिनिधि ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, 2 दिवसीय ये आयोजन होगा। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई है। 171 विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुयेन सांग ने भी वडनगर का दौरा किया था, और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं, और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है, और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं अब खबर दिल्ली से है, जहां मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की बढ़ी है मुश्किलें। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाएंगे राहुल गांधी। बहरहाल ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर कोई और दावपेच, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी के पास कई सारे कानूनी दावपेच हैं जो इस पूरे फैसले पर रोक लगा सकती है, और कई सारे ऑप्शंस भी राहुल गांधी के सामने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई, जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, इसके साथ ही उनके संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई। इसके बाद इस पूरे फैसले को लेकर याचिका डाली थी और चुनौती दी थी इस फैसले को, लेकिन सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। और अब माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं राहुल गांधी। तो मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज हुई है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। तो मोदी सरनेम को लेकर यह पूरा मामला था, जिसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर
जहां एक तरफ कांग्रेस सड़क पर कर इसका विरोध कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस पूरे फैसले को चुनौती देते हुए याचिका डाली थी। हालांकि सूरत सेशन ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब नजर गुजरात हाईकोर्ट पर है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और अगर गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो राहुल गांधी के पास अभी भी विकल्प बाकी हैं इस फैसले को चुनौती देने के लिए। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, राहुल गांधी की लगातार देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार कोशिश कांग्रेस जहां एक तरफ सड़क पर उतरकर इस पूरे फैसले का विरोध कर रही थी, वहीं राहुल गांधी भी सूरत सेशन कोर्ट जाते हुए नजर आए और देखिए किस तरह से सूरत सेशन कोर्ट ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है। अब नजर है कि क्या राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक बड़ा झटका गुजरात की सेशन कोर्ट से जरूर लगा है और जो याचिका राहुल गांधी की ओर से डाली गई थी जिसमें राहत की मांग की गई थी उस पर कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट ने मुहर नहीं लगाया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है क्योंकि आप देखिए पूरी तरीके से लंबी प्रक्रिया चलती है। राहुल गांधी 2019 में कर्नाटक के कोल्लार में एक जनसभा के दौरान 2019 की अगर हम बात करें तो उस दौरान एक मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और जिसके बाद गुजरात बीजेपी के नेता पुर्णेश मोदी मानहानि का केस दर्ज कराते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। उसके बाद प्रक्रिया चलती है, कानूनी प्रक्रिया चलती है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी पेश होना पड़ता है। अगर हम बात करें तो उनके साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो भी गुजरात पहुंचते हैं और कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होती है। कोर्ट 2 साल की सजा सुनाती है। हालांकि हाथों हाथ राहुल गांधी को जमानत जरूर मिल जाती है, लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से नियम और कानून बना है आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अगर हम बात करें उस दौरान एक कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोई भी विधायक हो या सांसद हो जिसे 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है या दोष सिद्ध हो जाता है तो उसकी सांसदी या विधायकी जा सकती है। तो ऐसे में राहुल गांधी पर इस तरीके की कार्रवाई हुई। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास तक खाली करना पड़ता है। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जल्द से जल्द कहीं ना कहीं उस दौरान गुजरात की कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत असमंजस की स्थितियां बनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी करने लगी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विलंब जरूर कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। हालांकि देर जरूर हुई, लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, गुजरात सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक राहत की अपील की थी। जब याचिका डाली गई थी तो आप देखिए इस याचिका का ही विरोध कहीं ना कहीं पुर्णेश मोदी ने कोर्ट में, गुजरात की सेशन कोर्ट में कर दिया और कहा कि ये याचिका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस याचिका को ही खारिज कर दिया जाए राहुल गांधी के। लेकिन आज गुजरात सेशन कोर्ट की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं पुर्णेश मोदी को राहत जरूर दी है, लेकिन राहुल गांधी को एक बड़ा झटका जरूर मिला है। सबसे बड़ी बात है कि अब कानूनी पहलुओं पर राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो काम करेगी, वो विचार करेगी, क्योंकि राहुल गांधी के पास अभी भी विकल्प है कि वो गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से राहत की अपील कर सकते हैं। अगर गुजरात हाईकोर्ट राहुल गांधी को राहत देता है तो निश्चित रूप से एक उम्मीद जरूर जगेगी कि राहुल गांधी की शायद जो लोकसभा की सदस्यता गई है वो शायद बहाल हो जाए। लेकिन अभी राहुल गांधी को थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना होगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी कब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और क्या वाकई में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तो याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया।
और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट, जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की करेंगे जहां पर मनीष सिसोदिया जमानत मामले में आज सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी। सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट से याचिका हो चुकी है खारिज, तो मनीष की जमानत स्पेशल जज ने कर दी थी खारिज, लेकिन अब नजर दिल्ली हाई कोर्ट पर है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला आता है। क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या फिर हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है। तो मनीष सिसोदिया जमानत मामले में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर यह सुनवाई होगी। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है। देखिए, अब नजर दिल्ली हाई कोर्ट पर है, क्योंकि जहां एक तरफ उनको राहत नहीं मिल रही है, लेकिन अब नजर है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया को राहत देता है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं, और कितने बजे ये पूरी सुनवाई रहने वाली है। पीयूष, देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता की कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई वाले मामले की बात करें या ईडी के मामले की बात करें, लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक जो सुनवाइयां हैं वो पिछले महीनों में हुई है। ऐसे में आज ये मामला अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है और निश्चित रूप से पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो आपने देखा कि किस तरीके से कोर्ट की ओर से जवाब मांगा गया था और कोर्ट में दलीलें भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की ओर से वकील की ओर से दी गई थी। मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि एक लंबा वक्त बीत गया है और मनीष सिसोदिया कई दिनों से न्यायिक हिरासत में है, उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार करना था या जो दस्तावेज अगर हम बात करें सीबीआई को बरामद करने थे, वो दस्तावेज भी सीबीआई बरामद कर चुकी है। ऐसे में सीबीआई की ओर से ये कहा गया एक पुराने केस का हवाला देते हुए कि मनीष सिसोदिया अगर इस स्टेज पर बाहर आते हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो निश्चित रूप से उनका कद इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं या आरोपियों से वो बातचीत कर सकते हैं या तमाम तरीके की बातें सीबीआई की ओर से भी कही गई। सीबीआई की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अभी हमें और भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जो भी पूछताछ हो रही है उसके बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में आप देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि ठीक है, आप हमको बताइए कि अभी तक आपने मनीष सिसोदिया से क्या कुछ पूछताछ की है, किस कड़ी तक आप पहुंचे हैं और आगे आपको कितनी पूछताछ करनी है। इन सब तमाम चीजों के बारे में एक ब्यौरा एक तरीके से कहीं ना कहीं सीबीआई से मांगा गया है। ऐसे में आज अपना जवाब जो है वो सीबीआई कोर्टरूम में दाखिल करेगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की वकील की ओर से आज कोर्टरूम में क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना फैसला सुनाती है या फैसला सुरक्षित रखती है या अगली तारीख देती है, ये देखना होगा। लेकिन एक लंबा वक्त बीत गया और देखिए, आम आदमी पार्टी की नेताओं की बात करें तो सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके मामले में भी लगातार सुनवाइयां चल रही हैं। यहां तक कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो निश्चित रूप से तीनों ही नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार संबंधित अगर हम बात करें जो न्यायालय है उनका दरवाजा खटखटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कोर्ट से भी इन लोगों को अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारियों को देने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खां की दोष सिद्धि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब्दुल्ला आजम खां की याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट अब्दुल्ला आजम की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया था। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गया है। कल इस पूरे मामले पर, अब्दुल्ला आजम के पूरे मामले पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। इलाहाबाद में हुए अतीक अहमद की मौत के बाद से सियासी खलबली रुकने का नाम नहीं ले रही। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने भी अतीक अहमद की मौत को लेकर बोला है कि उन्होंने कहा कि जो हत्यारा कई लोगों की जान लिया, कई बच्चों को अनाथ कर गया, तो कई महिलाओं को विधवा, ऐसे लोगों की अगर मौत भी हो जाती है। साथ ही विपक्ष को घेरते हुए कहा कि क्या तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अतीक अहमद जी कहा, ये सही है? वो ऐसे अपराधी को जी बोलकर उनका साथ देने का काम कर रहे हैं। आंसू बहाया क्या कि मर गए, बड़ा गलत हुआ। अरे भाई, एक अपराधी मारा गया, उस अपराधी और इनके पार्टी में तो शाहबुद्दीन राजवल्लभ यादव, तो ऐसे लोगों की, इनकी तो पार्टी में, महागठबंधन में तो ऐसे लोग हैं जिनको दुखी है, जिनके मारे जान। ठीक है, मारने की पद्धति पर मतभेद हो सकता है, लेकिन राजू पाल का मर्डर हुआ तो आंसू क्यों नहीं बहाया नीतीश जी ने? 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे, कितनी विधवाएं हो गई, कितने लोगों का कत्ल करा दिया, कभी आपने उस पर। तो अतीक को जी बोलने पर भड़के सुशील मोदी और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्या किसी अपराधी को जी बोलना सही है? ये तो आप जो अपराधी है उसकी चीज़ों पर आप साथ देते हुए नजर आए। देखिए बड़ा बयान सुशील मोदी देते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम बातें इस दौरान कही है। तो देखिए जब से अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ उसके बाद तमाम पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और इस बीच सुशील मोदी भी इस पूरे मामले को लेकर बोलते हुए नजर आए। तो ब्यूरो चीफ पटना से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जब से अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ है, देखिए पक्ष और विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहा है और इसी आरोप प्रत्यारोप में सुशील मोदी भी नजर आए, जहां किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जी बोला था अतीक अहमद को, उस पर सवाल खड़े किए हैं। ये तो अपराध का साथ देना हुआ, कह रहे हैं सुशील मोदी। देखिए जी, बिल्कुल जिस प्रकार भी देखा जाए कि अतीक अहमद की हत्या के बाद जिस प्रकार यदि बिहार के अभी जो भी देखा जा रहा है कि जितने भी महागठबंधन में पार्टी के लोग हैं, जैसे कि जीतनराम मांझी जी से भी कल बात हुई थी, वो भी काफी नाराजगी जता रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये लोग बिहार में अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं और ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार सुशील मोदी ने हमला बोला, तो उस मुताबिक उन्होंने तो और उन्होंने जो बयान दिए हैं सुशील मोदी, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि ये लोग अपराधियों को कम से कम बढ़ावा दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं। यदि यूपी से भी अपराधी अपना संरक्षण लेना यदि चाहता हो तो ये खुलकर यहाँ पे दरवाजा खोलकर यहाँ पे पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं कि यूपी से जितने भी अपराधी हैं वो आके बिहार में संरक्षण ले सकते हैं। तो इनकी बातों से ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार सुशील मोदी का कहना है, तो वो कहीं ना कहीं देखिए जायज है और वो नहीं चाह रहे हैं कि बिहार में और चाहे हो या फिर यूपी हो या फिर कहीं दूसरे स्टेट में यदि अपराधियों की हत्या होती हो, इस तरह के यदि पॉलिटिकल बयान आए और उन्हें जी लगाकर सम्मानित शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है, तो ये बहुत मतलब गलत तरीके से ये देखा जा रहा है। तो सुशील मोदी का कहना अपने जगह पे सही है, जिससे लोग भी काफी खुश है सुशील मोदी के बयान आने के बाद। जी इसके साथ ही मनोज, देखिए सुशील मोदी तो सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े करना लाजमी भी है। एक अपराधी को, एक गैंगस्टर को आप इस तरीके से जी कर संबोधित कर रहे हैं, इज्जत देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए तेजस्वी भी घिरते हुए तमाम पहलुओं पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए कि तेजस्वी के साथ साथ महागठबंधन में जीतनराम मांझी भी है। अब जीतनराम मांझी भी कल की बयान में उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून व्यवस्था यूपी की चरमरा चुकी है, कानून व्यवस्था में रहने वाले अपराधी की हत्या कैसे हो जाएगी, अतीक के साथ गलत हुआ। तो इस तरह से तो लग रहा है ना कि आने वाले समय में ये लोग बिहार में महागठबंधन की सरकार में अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेंगे। बिल्कुल, इन लोगों का बयानों से लगने लगा है अब।
ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर पटना से है, जहां पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी का प्रभाव लगातार घट रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में बहस हो रही है कि वह जिसको आशीर्वाद देंगे उसका क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि उनके संसदीय दल के नेता ने विदेश जाकर अमेरिका की राजनीति में हिस्सेदारी की थी। अब भाजपा के अंदर में एक तबका विकसित हो रहा है जिसका मानना है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव घट रहा है। आदरणीय सुशील मोदी और भाजपा के नेताओं से जानना चाहते हैं, आप तो हिंदू धर्म के अलबमदार है ना, कितने बड़ा फर्जी हिंदू है सब, तो अंदाज लगाइए इन लोगों के बारे में। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, उस समय मुजफ्फरपुर के अंदर घटना हुई, वैशाली के अंदर घटना हुई, दूसरे जगह पर घटना हुई, सब सुन गया था मुआवजा मांगने में। जब सत्ता में बैठ कर करके माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की नीति की प्रशंसा करते थकते नहीं थे, तो उस समय साफ सुन गया था। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां सरकार और प्रशासन द्वारा किसानों को बार बार आगाह किया जा रहा कि खेतों में लगी पराली को नहीं जलाएं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी आदत से बाज नहीं आने का ही दुष्परिणाम बुधवार की दोपहर औरंगाबाद के खैरा पंचायत के आधा दर्जन गांव के दर्जनों किसानों को उस वक्त भुगतना पड़ा जब पराली में लगाई गई आग की लपटें की थपेड़ों के साथ खलिहानों तक पहुंच गई। एक एक कर खलिहान धू धू कर जल उठे। हालांकि आग लगने से कारणों को लेकर कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है। आग बुझा दिए जाने के बाद अंचल के राजस्व कर्मी पीड़ित गांवों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लेंगे। उनके द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का आकलन कर पीड़ित किसानों को आपदा राहत के तहत मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। रोहतक में जिला प्रशासन की अधिकारी मंडल की बैठक डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में होगी। बैठक में जिले के सभी विभागों के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में जिले के सभी विभागों के अध्यक्ष मौजूद होंगे। तो राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पर बाप ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी ही बेटे को गोलियों चला दी। पीड़ित युवक लवप्रीत सिंह ने बताया कि वो अपने पिता से अपने हिस्से की जमीन मांगने गया था। उसको बुलाकर उसके चाचा और पिता ने कुछ लोगों को बुलाकर उस पर हमला करवा दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। सिरसा दौरे पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रणजीत चौटाला करीब 1 बजे कार्यक्रम पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए रणजीत चौटाला नजर आएंगे। तो सिरसा दौरे पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला हैं, तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 1 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे रणजीत चौटाला। करीब 1 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे कैबिनेट मंत्री। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।